कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तरन्नुम खान। जैसा कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड किया हुआ है जो आपने देखा ही होगा, जिसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ और उसका डिफरेंस, ये तीनों ही चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये लेक्चर सेकंड समझ आ जाए, जिसमें हम तैयारी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके CTET एग्ज़ाम, BEd के एग्ज़ाम, सभी चीज़ों में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि दोनों के ही नज़रिए से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके CTET के एग्ज़ाम में 2 नंबर या 3 नंबर इस चैप्टर से कंफर्म होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से, क्योंकि इसमें जो है आपको कई सारे सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा कि एक बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से शुरू होता है, किस तरीके से वो परिपक्वता तक पहुंचता है, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है और मृत्यु तक चलते रहता है। तो ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, ये कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो चले और रुक जाए। जैसा कि हमने डेवलपमेंट पढ़ा था और ग्रोथ भी पढ़ा था। ग्रोथ तो एक समय के बाद में कंप्लीट हो जाती है, जब तक वो परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं, और जैसे मैच्योरिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एज पे जाकर रुके, वो कंटिन्यू चलते रहेगी जब तक कि पर्सन की डेथ ना हो जाए। तो विकास और हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ में जो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आज CTET की तैयारी कर रहा है, जो आज BEd की तैयारी कर रहा है, या आने वाले किसी भी टीचर एग्ज़ाम की, चाहे वो यूपी में एग्ज़ाम हो रहा हो, बिहार में एग्ज़ाम हो रहा हो, झारखंड में एग्ज़ाम हो रहा हो, या छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हो रहा है, या इंडिया में कहीं पर भी, अगर वो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। आप पुराने पेपर्स देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैंने एक चीज़ आपके लिए ये सोची हुई है कि मैं कुछ दिनों बाद आपको कुछ MCQs भी करवाया करूंगी। किसी एक दिन को हम डिसाइड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम MCQ को भी सॉल्व किया करेंगे। तो आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम अपने क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है जब हम एक टीचर बन रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं, वहाँ पर आपको उसकी मानसिक स्थिति के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ मानसिक स्थिति, बल्कि उसकी शारीरिक दक्षता को समझना, कार्यक्षमता को समझना, उसकी तर्क शक्ति को समझना, ये सारी चीज़ें जो समझी जाती हैं, उसकी विचार शक्ति हो, ये सारी चीज़ें समझना जो है, ये सभी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती हैं। और इसीलिए एक शिक्षक को इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिनमें से जो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है वो कुछ 11 सिद्धांत हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको एक इस डायग्राम में लिखा भी है। ठीक है, आप लोग अगर BEd स्टूडेंट है तो आप लोगों को शायद ये पता होगा कि एग्ज़ाम्स में भी आपको क्रिएटिव तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है। तो ये आप कुछ एक फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं। और जो CTET की तैयारी कर रहे हैं उनको क्रिएटिव तरीके से वहाँ प्रेजेंट तो नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके CTET के एग्ज़ाम में। चाहे आप KV का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही है। अब हम अगर चालू करें तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में पहला जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी आपका जो निरंतरता का सिद्धांत है विकास में, वो सबसे पहले हम समझते हैं। निरंतरता का सिद्धांत को एक न रुकने वाली प्रक्रिया भी कहा गया है। अगर आप देखेंगे तो निरंतरता का सिद्धांत होता क्या है? निरंतरता वर्ड ही पता चलता है कि निरंतर कोई चीज़ हो रही है, कंटिन्यूअस कोई चीज़ हो रही है।
विकास जब हमने पढ़ा था, विकास में हमने समझाया था आपको कि विकास एक निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कंटिन्यू वो चलते रहती है, सिक्वेंशियल वो चलते रहती है। इसलिए यहाँ पर पहला जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये समझा जाता है कि एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो सभी निरंतर चल रही है। ठीक है, ग्रोथ तो एक समय के बाद रुकेगी, लेकिन विकास जो है या डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलते रहेगा जब तक कि वो बच्चे की बड़ा हो जाए, प्रौढ़ावस्था में ना पहुँच जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप आज एक बच्चे ने जन्म लिया और वो दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग अगर जानवरों में देखा जाए तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, मिलती ही है। ये एक निश्चित दिशा का सिद्धांत जो है उसमें भी हम समझेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें तो अगर एक मनुष्य का कोई बच्चा है तो वो तुरंत उठकर चलने नहीं लगता, तुरंत उठकर बोलने नहीं लगता। वो एक लगातार सीखता है और इस तरीके से वो आगे की सारी चीज़ों को, चाहे वो सामाजिक गतिविधियाँ हों या उसकी जो मानसिक स्थिति है या उसकी जो शारीरिक स्थिति है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो विकास हो रही है, वो निरंतर चल रही है। ये चीज़ें आप देखते भी हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतरता का सिद्धांत। यह ना रुकने वाली प्रक्रिया है। सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन आया भी है कि ऐसी कौन सा सिद्धांत है जिसमें ना रुकने वाली प्रक्रिया जिसे कहा गया है। तो वो सिद्धांत किससे रिलेटेड है? निरंतरता के सिद्धांत से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न को हिंदी में कहेंगे आप समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान या यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है? एक निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है, हर एक बच्चे की या हर किसी जीव के बड़े होने का एक निर्धारित पैटर्न होता है। वो उसी तरीके से बड़ा होगा, उसी तरीके से वो उसका डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर ऐसा नहीं है, मनुष्य का बच्चा और अगर एक किसी जानवर के बच्चे को अगर आप देखेंगे, गाय के बच्चे को आप देखेंगे, वो जब जन्म लेता है थोड़ी देर के बाद वो उठ जाता है और उठकर वो दौड़ने लग जाता है। परंतु क्या कोई मनुष्य का बच्चा जन्म लेते साथ दौड़ना शुरू करता है? देखे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, हर कोई ये जानता है, कोई भी बच्चा जो होता है वो कुछ दिनों में बड़ा होता है, धीरे धीरे वो अपने घुटने के बल चलना सीखता है, घुटने के बल से धीरे से वो खड़ा होना सीखता है। खड़े होने के बाद वो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो चलना सीख पाता है। तो एक ये निश्चित जो पैटर्न है वही फॉलो होता है हर जगह। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बच्चे जन्म लेते साथ दौड़ने लग जाएंगे और इंडिया के बच्चे नहीं दौड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक पैटर्न है जो फॉलो होता है हर जगह। हाँ, इसमें थोड़ा प्रभाव वहाँ के जो सामाजिक परिवेश या सामाजिक परिवेश तो नहीं, लेकिन वातावरण का प्रभाव थोड़ा बहुत इसमें माना जा सकता है, परंतु एक निश्चित पैटर्न तो फॉलो होता ही है। तो ये चीज़ समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न जो है वो एक निश्चित प्रतिमान को जो है उसे समझाता है आपको समान प्रतिमान में समान तरीके से सभी जगह विकास का क्रम बढ़ता है। अगर अगली पॉइंट को आप देखिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट। फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट, विकास का निश्चित दिशा का सिद्धांत। फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट क्या होता है? एक जो बच्चा होता है उसका जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसके सर से पैर की ओर, ठीक है, सर से किस ओर? पैर की ओर उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का एक निश्चित दिशा होता है। अगर आप एक बच्चे को देखेंगे, वो जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने सर को संभालना सीखेगा। ठीक है, सर को संभालने के बाद वो अपने नीचे की बॉडी को संभालना सीखता है और उसके बाद अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं देखा गया कभी कि पैर में खड़ा होकर दौड़ने लग जाता है और उसका सर लटक रहा है, ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं। ठीक है, तो यही है आपका कौन सा सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन डेवलपमेंट। एक डायरेक्शन फिक्स है, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है? केंद्र से बाह्य की ओर विकास का सिद्धांत। ये भी एक सिद्धांत है, इसी के अंतर्गत आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है कि केंद्र से बाहर की ओर विकास होना। यानी बच्चे अपने बोल सकते हैं आप हृदय से उनका बाहर की ओर जो है वो
पूरा विकास शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे इसमें है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। ठीक है, यानी विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के एक क्रम होता है, विकास के क्रम में ही उसका विकास होगा। यानी बच्चे को अगर आप देखेंगे, एक बच्चा है शैशवावस्था में जब होता है तो वो पहले रो रहा है, रोने के बाद वो अपने आसपास के वातावरण से सीखेगा बोलना या व्यवहार करना, और उसको फिर वो धीरे धीरे फॉलो करेगा। यानी एक सीक्वेंस में हो रहा है। ऐसा आपने किसी बच्चे को ऐसा देखा जो जन्म लेता हो और पहले बात करना स्टार्ट कर देता हो, पहले आपसे अच्छा बात कर लिया और उसके बाद रो रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सामान्यतः या यही होता ही है कि हम यही देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो पहले रोता है, रोने के बाद वो चीज़ों को समझना या जो भी चीज़ें उसके आसपास हो रही हैं उनको देखना, उनको समझना शुरू करता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, अपने आगे बाल्यावस्था में पहुँचता है, आगे की अवस्थाओं में पहुँचता है, तो वो समाज से, अपने आसपास के वातावरण से, परिवेश से चीज़ों को लेता है, ग्रहण करता है और उसके अनुसार ही उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है किस तरीके से होगा? सीक्वेंस में ही होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले बोलना स्टार्ट करेगा और फिर बाद में रोना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है हमको कि जो भी बच्चे का विकास होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होना। ठीक है, बच्चे का विकास कैसा होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी पहले जैसे एक बच्चा होता है वो क्या करेगा? किसी भी चीज़ को अपने मुंह में रख लेता है खाने के लिए, किसी भी चीज़ को अपने मुंह में खाने के हिसाब से वो रख लेगा, किसी भी सामान को जो भी उसके आप हाथ में दे रहे हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको किसी भी चीज़ को अपने मुंह में डाल रहा है और वो उसको खा नहीं पा रहा है, फिर वो किसी ऐसी चीज़ को अपने मुंह में डाल रहा है जिसको वो खा पा रहा है, तो वो धीरे धीरे सामान्यीकरण में उस चीज़ को समझना शुरू कर देगा कि ये चीज़ खाने की है, यानी ये खाद्य पदार्थ है जिसे मैं खा सकता हूँ, और ये चीज़ जो है इसे मैं चबा नहीं सकता या खा नहीं सकता। तो क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में एक सामान्य चीज़ से वो क्या सीखता है? स्पेशल चीज़ें सीख रहा है, स्पेसिफिक चीज़ें सीख रहा है, विशिष्ट चीज़ें सीखेगा। ठीक है, यानी वो ये सीखेगा कि किस सामान का क्या इस्तेमाल है या किस तरीके से किस चीज़ को करना है। लेकिन उसके लिए पहले वो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको नॉर्मल सीखेगा। यानी उसको पता नहीं है कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं? पेन भी आप दीजिए उनको, वो उसको भी मुंह में ही डालेंगे। आप उनको बिस्कुट दीजिए, आप वो उसको भी अपने मुंह में ही डालते हैं। ठीक है, खाने के लिए। लेकिन क्या पेन को वो खा सकेंगे? नहीं खा सके। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होगा तो वो इस चीज़ को समझेगा कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है, ना कि इसको खाया जाता है। तो वही है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर उसकी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण का सिद्धांत। एक बालक जब छोटा है तो वो पहले पूर्ण से अंश की ओर जाता है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी मानसिक स्थिति विकसित हो रही है, जैसे जैसे उसमें समझ बन रही है, वो अंश से पूर्ण की ओर जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये एक टिपिकल लैंग्वेज है जो समझ में आसानी से नहीं आ रही है। तो इसमें क्या है, ये जैसे एक पेन है, अगर आप एक छोटे बच्चे को पेन देंगे तो वो उसको कैसे पकड़ता है? अपने हाथों के पंजों को ऐसा वो डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे क्या समझेगा कि मुझे इसको कहाँ से पकड़ना है, पहले वो हाथ पंजे पे पकड़ेगा, डायरेक्ट पंजा मारेगा उसके ऊपर, और फिर उसको धीरे से पकड़ेगा, यानी अपने मुट्ठी को बंद करेगा और अपनी उंगलियों से उसे फिर पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसा पकड़ते हैं? नहीं, आप अपनी उंगलियों से पकड़ते हैं, फिर उसे अपने हाथ में लाते हैं। ठीक है, तो जो ये बच्चे होते हैं, जो बच्चे अभी जिनमें समझ का विकास नहीं हुआ है, वो क्या करते हैं? पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। पूरे पंजे से उन्होंने इसे पकड़ा और फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब एक बच्चा बड़ा होता है, जब उसमें समझ बनती है, उसका मानसिक विकास होता है, तब फिर क्या होता है? वो इस चीज़ को समझता है कि उसे अंश से पूर्ण की ओर जाना है। यानी अब पहले वो अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से पेन को उठाएगा, फिर पेन को पकड़ेगा अपने पूरे हाथों से। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो एकीकरण के सिद्धांत को समझता है कि किस तरीके से चीज़ों को मुझे जोड़ना है और उसका इस्तेमाल करना है। यह है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि एक बालक का विकास अलग अलग आयु में अलग अलग दर से हो रहा है।
अलग अलग रेट से हो रहा है, लिखा हुआ है ना इस पे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बालक का विकास 3 से, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 3 से 6 वर्ष की उम्र में जो बालक का विकास होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है, इसीलिए उस समय में बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीख भी जाते हैं। आप उनको जो भी समझाएंगे वो उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो अपने अगली अवस्था में पहुंचेंगे तो 6 से 9 वर्ष की आयु में उनमें देखा जाएगा कि चीज़ों को समझने या जो भी उनका विकास की प्रक्रिया चल रही है उसकी जो प्रोसेस था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा 3 से 6 की अपेक्षा में। उसके बाद में अगर आगे देखेंगे तो 9 से 12 वर्ष की आयु में उसमें फिर से एक तीव्रता आती है, ठीक है। इस स्थिति में वो अपने किशोरावस्था में आ रहा है, तो धीरे धीरे उस अवस्था में आने की वजह से क्या हो रहा है, वो बच्चे की जो समझ है या जो भी चीज़ें वो देख रहा है समझ रहा है उनमें एक वृद्धि हो रही है, तीव्रता आ रही है, स्पीड से अब समझ रहा है चीज़ों को। उसके बाद फिर जब अवस्था बदलेगी, जब किशोरावस्था में वो कदम रखेगा, यानी 12 वर्ष की आयु में जब आएगा तो 12 से अब 18 वर्ष की आयु में एक सामान्य दर से ये प्रोसेस चलेगा, उसका विकास जो होगा सामान्य दर से होगा, यानी अब ना तीव्र है ना स्लो है, ठीक है, ना मंद है और ना ही वो बहुत तेज़ी से हो रही है, बल्कि कैसी हो रही है, अब एक सामान्य दर से उस पर हो रही है, जो विकास हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, बहुत धीरे भी नहीं है लेकिन एक सामान्य दर से हो रही है विकास। तो यही इसमें बताया गया प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होगा, उस बालक का विकास अलग अलग आयु में, अलग अलग समय में, अलग अलग स्पीड से होगी। वहाँ पर जो रेट ऑफ स्पीड है वो अलग अलग होगी हर आयु में। तो क्योंकि डेवलपमेंट आगे भी चल रहा है, वृद्धावस्था तक चलते रहेगा, वृद्धावस्था ही क्या, जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक चलते रहना है। तो ये जो होता है एक समय के बाद, यानी कि बोल सकते जैसे किशोरावस्था उसका कंप्लीट होगा और प्रौढ़ावस्था आएगा तो फिर वहाँ से बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, वो जो उसका विकास होता है वो बहुत ही सामान्य हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सामान्य हो जाएगा। तो यही है आपका ये पॉइंट, 7वां पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध किसका, एक बालक का जब विकास होता है, एक बच्चे का जब विकास होता है तो उसमें कोई एक विकास नहीं होता है, वहाँ पर उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषायिक, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, चारित्रिक विकास, यानी सभी तरीके का विकास चल रहा है, लगातार चल रहा है और इनका सबका एक दूसरे से संबंध होता है। एक बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसके मानसिक विकास पे भी पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ कहा गया, एक बच्चे का अगर कैसा विकास हो रहा है, शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसकी मानसिक विकास पर भी पड़ेगा, मानसिक विकास पर पड़ेगा, उसकी कार्य क्षमता पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अच्छे से पोषण तत्व नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अगर वो अच्छा खाना नहीं खा रहा है, उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, वातावरण उसको अनुकूल नहीं मिल रहा है, तो क्या वो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, या तो उसे आलस महसूस होगा, लेजीनेस, ठीक है, या वो हमेशा सोना चाहेगा, वो उसे पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहेगा। तो यही देखा जाता है कि एक बच्चे का जब विकास होता है तो ना सिर्फ उसका शारीरिक विकास होता है बल्कि उस एक विकास का प्रभाव सभी चीज़ों पर पड़ता है। और एक चीज़ का प्रभाव सभी चीज़ों पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक विकास का प्रभाव मानसिक और बाकी के विकासों पर पड़ेगा। एक बच्चे का मानसिक विकास का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर भी पड़ेगा या और उसके अन्य विकास पर भी, जिसमें उसका सामाजिक विकास है, भाषाई विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, चारित्रिक विकास है, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं सारे ही विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी सभी एक दूसरे से क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इनके बीच में संबंध होता है। एक बच्चा अगर मानसिक रूप से अच्छा है, स्वस्थ है, तो कहीं ना कहीं उसका संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा हुआ होगा, उसका चारित्रिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, उसका भाषाई विकास भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है किसी भी बच्चे में। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में यही समझा जाता है कि परस्पर सभी
जो भी विकास होते हैं उनका परस्पर संबंध होता है। एक विकास का प्रभाव दूसरे विकास पर भी उतना ही पड़ता है और इसीलिए जब बच्चे का विकास होता है तो उसके विकास में इन चीज़ों का ध्यान देना जाना चाहिए, दिया जाता भी है कि उसका हर तरीके से अच्छा विकास हो। अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया। जो भी बच्चा होता है उसका विकास जो प्रारंभ होता है उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उसकी वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, चाहे बच्चे की हाइट हो, चाहे बच्चे का शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका, यानी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका, या उसके जो मानसिक व्यवहार है, मानसिक स्थिति है उसका, संवेगात्मक जो उसका विकास होता है, भाषाई विकास होता है। जैसे आप देखते होंगे कई सारी जगह पे बच्चों की भाषा बहुत ख़राब है अगर, तो उसके आसपास के वातावरण में भी उसका कहीं ना कहीं असर होगा, तभी उसके भाषा पर उसका असर आ रहा है। तो ना सिर्फ वंशानुक्रम बल्कि वातावरण का भी प्रभाव बराबर पड़ रहा है उसके विकास के ऊपर। ये नहीं कहा जा सकता कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परस्पर योग उसका विकास पर प्रभाव डालेगा। ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, यानी उसका वंशानुक्रम तो है ही उसके साथ में आ गया उसके आसपास का वातावरण, या उसके घर का वातावरण हो सकता है, स्कूल का वातावरण हो सकता है, उसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, उनका वातावरण जैसा होगा वैसा हो सकता है, या उनके आसपास रहने वाले लोगों का वातावरण जो होता है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दोनों जब एक दूसरे में मिलते हैं और दोनों का ही जो परिणाम निकलता है वो परिणाम उसके विकास के ऊपर पड़ेगा। एक बच्चे के विकास के ऊपर उसका परिणाम आएगा ही आएगा, ये देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे ही कहते हैं वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिक भिन्नता। जो बच्चे होते हैं एक किसी कक्षा में ही अगर आप देखते हैं, यानी किसी क्लास में अगर आप देखते हैं, तो क्या सभी बच्चे एक जैसे होते हैं? क्या ऐसा देखने को मिलता है? ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सभी बच्चे अलग टाइप के होते हैं। किसी की भाषा अलग होगी, किसी का व्यवहार अलग होगा, किसी की मानसिक स्थिति अलग होगी, किसी का शारीरिक विकास अलग होगा। तो सभी चीज़ें अलग अलग बच्चों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यही है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि सभी बच्चे अपने आप में भिन्न हैं और उनका जो विकास होता है वो भी विभिन्न अलग अलग तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों की जो पर्यावरण है या वंशानुगत उनमें जो लक्षण आए हुए हैं वो अलग अलग होंगे। वो सभी अलग अलग परिवार से हैं तो उनमें अलग अलग लक्षण आएंगे। यहाँ तक देखने को मिलता है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी कई बार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यही है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें आपको याद रखना है, जब भी भिन्नता की बात करें क्वेश्चन में कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है अगर भिन्नता है वहाँ पर तो वो सीधा सीधा आपका किससे संबंधित होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी किसी भी तरीके से अलग हैं वो, चाहे वो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सभी बच्चे एक जैसे मानसिक स्थिति वाले होंगे या एक जैसे शारीरिक स्थिति वाले होंगे। अगर कोई मानसिक व्यवहार एक दूसरे का मिल रहा है, अगर सोच विचार एक दूसरे के मिल रहे हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी उन दोनों का शारीरिक विकास भी एक जैसा हो। ठीक है, ये देखने को मिलता है सामान्यतः। आप भी अपने आसपास में इन चीज़ों को देखिए, महसूस करिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। हमको यही चीज़ें देखना है समाज में, अपने आसपास में। आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप समझिए। आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, आप उनको देखिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको देखिए। छोटे बच्चे ही नहीं, अगर कोई शेषावस्था का बच्चा है, मतलब बहुत छोटा है, ठीक है, या कोई बाल्यावस्था का बच्चा है, किशोरावस्था का बच्चा है, आसपास में ही है, आपके घर पे ही है, आप खुद अपने आप को देखिए, अपने बारे में देखिए, तो आपको साइकोलॉजी खुद से ही समझ में आने लग जाएगी। और ये जितने पॉइंट मैं पढ़ा रही हूँ वो अपने आप पे आप लगा कर देखिएगा, समझ कर देखिएगा, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। लास्ट आपका जो इसमें पॉइंट है ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन में है पूर्वानुमान का सिद्धांत। यानी किसी बच्चे के मानसिक स्थिति या उसकी शारीरिक स्थिति का विकास जो होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं या हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रजाति
कई प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्यों में भी अलग अलग जगहों पर, जो जैसे क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, है ना, रहन सहन के आधार पर, अगर हम उनको क्लासीफाई करेंगे, अगर हम उनको अलग अलग कर लें तो वहाँ पर हम ये चीज़ें देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों में जो विकास होता है वो एक निश्चित तरीके का हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ये प्राणियों में भी, आपको विभिन्न प्राणियों में, अलग अलग प्राणियों में भी देखने को मिलेगी। मनुष्य में तो मिलेगी ही, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्राणियों में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत भी है। पूर्वानुमान का सिद्धांत यही कहता है कि हम पहले से ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक निश्चित जगह से आया हुआ बच्चा कैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे वैसे ही होंगे। उसमें से कुछ अपवाद स्वरूप भी निकल सकते हैं कि आपने उनके बारे में प्रेडिक्शन कुछ और किया, लेकिन वो वैसे नहीं निकल के किसी और तरीके के, या उनमें आपने सोचा कि विकास कम हुआ होगा परंतु उनका मानसिक विकास या शारीरिक विकास आपके सोचने के अपेक्षा अलग हो। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वंशानुक्रम का या हेरिडिटी का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर पड़ता ही है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए हम एक बार पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो ये सारे सिद्धांत आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी भी देना चाहूँगी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि CTET का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्यों होता है, यानी CTET से संबंधित उनको बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हैं। तो CTET, पहली चीज़ तो ये कि CTET जो एग्ज़ाम होने वाला था आपका जुलाई में, अभी उसकी कोई फिक्स डेट आई नहीं है कब होगा एग्ज़ाम, लेकिन जब भी होगा आपको ये चीज़ें मैं जो भी जानकारी होगी उसके अनुसार मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूँगी। CTET से संबंधित वीडियो बना दूँगी। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कौन दे सकता है, एग्ज़ाम कब कब होता है, ये सारी चीज़ें, यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें मैं CTET से संबंधित आपको बता पाऊँगी वो चीज़ें मैं आपको किसी एक वीडियो में बनाकर ज़रूर बता दूँगी। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे की सभी क्लासेस ऐसे ही रेगुलर मिलती रहें और आगे भी हम अपने लेक्चर्स आपको देंगे। आगे कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अगला लेक्चर आपको मिल जाए। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।